हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, एटम एंड मॉलिक्यूल का पार्ट नंबर 2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने एटम एंड मॉलिक्यूल का चैप्टर मतलब पार्ट नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, चलिए। तो हम लोग किस कंक्लूजन पे पहुंचे थे? मैंने फाइनली आप लोगों को बताया था कि देखिए यार, जो एटम होता है ना, एटम यानी परमाणु, वो सबसे छोटा नहीं है। इसके अंदर और भी कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसे आप लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। सही बात है। उप परमाणविक कण कौन कौन से इसके अंदर पाए जाते हैं? सर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू वापस देख लेते हैं। कोई भूल तो नहीं गया? चलिए, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन की। क्या मैंने आपको बताया था क्या कि यार, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उस पर कुछ चार्ज होता है, कुछ आवेश होता है। और कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है दोस्तों? ध्यान रखिए, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब दोस्तों, पार्टिकल, इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ना। हो सकता है 1 ग्राम का हो, 2 ग्राम का हो, 50 ग्राम का हो, 1 किलो का हो। इतना तो भारी नहीं होगा, बहुत कम होता है। तो उसका द्रव्यमान कितना होता है? ध्यान रखेंगे, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। दोस्तों, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, ये डिस्कवरी किसने करी थी? किसने बताया था? ये डिस्कवरी करी थी दोस्तों जे जे थॉमसन साहब ने। फिर उन्होंने बताया भी था कि देखो यार, एटम में ना इलेक्ट्रॉन कैसे फंसे होते हैं, ऐसे बीच बीच में ऐसे फंसे होते हैं, है ना। इस मॉडल को हम लोगों ने प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला था। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, ये डिस्कवरी कौन से वर्ष में करी गई थी? 1897 में। जे जे थॉमसन साहब ने कब बताया था? 1897 में। चलिए, दूसरी बात करते हैं प्रोटॉन की। दोस्तों, एटम के अंदर प्रोटॉन भी पाए जाते हैं, और इन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। कितना होता है? जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही होता है। बस कैसा होता है? सॉरी, कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। सर, इसका द्रव्यमान कितना है? इसका जो मास है वो कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। दोस्तों, इसको कंपेयर करके बताइए, इलेक्ट्रॉन भारी होगा या प्रोटॉन भारी होगा? आपको लगेगा सर, ये 10⁻⁻31 है। अरे, जितना ज्यादा पावर माइनस में होगा उतना ही कम होता है वो। तो ये है आप लोगों का, प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले भारी है, बहुत भारी है। चलिए सर, एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, डिस्कवरी किसने करी थी? तो मैंने कल आपको बताया था, गोल्डस्टीन साहब ने। गोल्डस्टीन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट करा था, जिसमें पाया था एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स पाए जाते हैं। हालांकि उन्होंने इसको नाम नहीं दिया। बाद में रदरफोर्ड साहब ने इनको एक प्रॉपरली नाम दिया, क्या? प्रोटॉन। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पर दोनों लिख दिए। आई होप आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों, तीसरे हम लोग बात करते हैं न्यूट्रॉन की। एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स और पाए जाते हैं,
जिसका नाम है न्यूट्रॉन। इन पे कोई भी आवेश नहीं होता, 0 कूलम चार्ज है। इनके मास की बात करें, इसका मास बिल्कुल कितना है, जितना प्रोटॉन का मास है उतना ही इसका है। बस अगर आपसे पूछा जाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में हल्का सा भारी कौन है, देखो इसका है 1.673 इंटू 10 की पावर -27 और इसका कितना है 1.675। तो 2 डिजिट के बाद में इधर 3 आ रहा है, 2 डिजिट के बाद में इधर 5 आ रहा है। ज्यादा कौन सा है बताओ, बोलते नहीं हो। ज्यादा कौन सा है, ये वाला है। तो न्यूट्रॉन ज्यादा भारी है। एटम के अंदर न्यूट्रॉन होता है, डिस्कवरी करी थी जेम्स चैडविक साहब ने, और कौन से वर्ष में करी थी, 1932 में करी थी। आ गई बात समझ में, बोलिए यस और नो। बिल्कुल सर, आ गई बात समझ में। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि सर फाइनली मुझे बताओ एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, कैसा होता होगा बताओ सर। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इतना धांसू पढ़ाने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया करण जी। सारे ही टॉपिक क्या रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ही धांसू पढ़ा के, बाकी नहीं पढ़ा क्या, आ जाओ। अब फाइनली मैं बताऊं एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे कार्बन के एटम का स्ट्रक्चर अलग होगा, सोडियम के एटम का स्ट्रक्चर अलग होगा, पोटेशियम के एटम का स्ट्रक्चर अलग होगा। क्यों, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, किसी में कितने प्रोटॉन किसी में कितने। लेकिन एक चीज सब में कॉमन है। जैसे सोडियम का मैंने एटम लिया, सोडियम के एटम में जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे वो बीच में एक जगह पर रहते हैं। इस बीच वाली जगह का नाम क्या है, न्यूक्लियस, और हिंदी में नाभिक। चाहे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि यार कार्बन के एटम में जितने भी उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे कहां पर रहेंगे, न्यूक्लियस में रहेंगे, नाभिक में रहेंगे। और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, 5, 20, 100 किसी भी कुछ भी, तो वो इस न्यूक्लियस के चारों जो कक्षा है ना उसमें चक्कर लगाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि इसके चारों ओर एक ही कक्षा, उसमें सारे एक ही कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। अलग अलग कक्षा होती है। पहली वाली जो न्यूक्लियस के सबसे पास जो कक्षा होती है उसको के कोश बोल दो या के कक्षा बोल दीजिए। इंग्लिश में शेल बोलते हैं, तो के शेल, एल शेल, एम शेल, ऐसे आपके एन शेल है ना। पहला दूसरा तीसरा चौथे को के एल एम एन ऐसे हम लोग दर्शाएंगे। बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि सर एटम को दर्शाए कैसे। क्या अगर मैं आपको बोलूं सोडियम का एटम दर्शाओ, तो क्या आप लोग ऐसा 3D डायग्राम बना सकते हो क्या? आप तो सिंपली कैसे बताओगे, जैसे मान लो मेरा जैसा आदमी क्या बोलेगा, अच्छा सोडियम का एटम बताऊं, ये देखो सोडियम का न्यूक्लियस, इसके चारों ओर कक्षा है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। पहली कक्षा में मान लो 2 है। अब किस कक्षा में कितने होंगे भी आपको आज वाली क्लास में सब कुछ पता पड़ जाएगा। तो मैं ऐसे ही तो बनाऊंगा, मैं कुछ इस टाइप का, ऐसा 3D थोड़ी बना सकता हूं। तो अगर एटम, मैं आपको बोलूं एटम को रिप्रेजेंट करके बताओ, तो देखो ये बेरिलियम का एटम है, ये बोरोन का है, ये कार्बन का है, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन, नियॉन। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर मुझे कैसे पता पड़ेगा कि मैग्नीशियम के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर मुझे नहीं पता। सर मुझे ये भी नहीं पता पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं,
दूसरे में कितने आ सकते हैं ये नहीं पता ना। आपको अगर ऐसी जानकारी हो गई पूरी कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके एटम में और इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा है, तो आप लोगों के लिए चीजें आसान हो जाएगी क्या? बोलिए, अरे हो जाएगी क्या? बोलते नहीं हो जाएगी ना? बहुत बढ़िया, आ जाओ। तो अब हम लोग बात करते हैं कि सर कैसे पता पड़ेगा कि मैग्नीशियम के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है। सर ये मुझे कैसे पता पड़ेगा? भी सब पता पड़ जाएगा, टेंशन मत लो। पहले तो हम लोग बात करते हैं जितने भी एलिमेंट है हमारे पास में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, बहुत सारे है ना, 118 एलिमेंट है। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे मैं आपको बोलूं कि यार कार्बन को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, आप लोग बोलोगे सर कार्बन का सिंबल होता है C। बहुत बढ़िया। लेकिन दोस्तों इस कार्बन को जब आप लोग रिप्रेजेंट करोगे ना, नीचे एक संख्या लिखी होती है, ऊपर भी एक संख्या लिखी होती है। जो नीचे जो संख्या है, ऊपर जो संख्या है, इससे आपको सब पता पड़ जाएगा किसके एटम में कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन, सारी जानकारी पता पड़ जाएगी। समझ में आ गई? जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम है, तो लिथियम को भी जब रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो नीचे एक संख्या होती है, ऊपर भी एक संख्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हाइड्रोजन, जैसे मान लो, और मैं बता दूं कैल्शियम को ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है। तो जितने भी तत्व हैं, जब आप लोग देखोगे ना, तो इनको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो नीचे एक संख्या लिखी होती है, नीचे एक संख्या लिखी होती है और ऊपर एक संख्या लिखी हुई है। क्या देख पा रहे हो क्या आप लोग? और इन दोनों संख्या से आपको उस एटम के बारे में, उसके एटम के बारे में सब कुछ जानकारी हो जाएगी। ठीक है? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कार्बन है ना, तो देखो नीचे एक संख्या लिखी हुई, ऊपर एक संख्या लिखी हुई है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आ गया क्या? अब दोस्तों नीचे जो संख्या है उसे आप लोग क्या बोलते हैं? नीचे वाली संख्या को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? याद रख लोगे क्या? भूलोगे तो नहीं। एटॉमिक नंबर, और हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक। अरे बताओ, या परमाणु संख्या। बहुत बढ़िया सर। ऊपर वाली जो संख्या होती है इसे बोलते हैं मास नंबर। सर हिंदी में बताइए, द्रव्यमान संख्या। अब ये नीचे वाली संख्या क्या है, ऊपर वाली संख्या क्या है? सर इनका मतलब क्या है बताओ। आइए, तो पहले हम लोग बात करते हैं एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। दोस्तों एटॉमिक नंबर को हम लोग किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? किस सिंबल से? इस वाले सिंबल से, जेड से। जैसे मैंने बोला कि किसी एलिमेंट के लिए जेड की वैल्यू है 18। इसका मतलब क्या है कि सर कोई तत्व है, उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 18 है।
मैंने आपको बोला कि कोई तत्व है, उसके जेड की वैल्यू है 20, इसका मतलब उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 20 है। आई बात समझ में? बिल्कुल सर, आ गई। तो बेसिकली सर एटॉमिक नंबर से हमको क्या पता पड़ता है? एटॉमिक नंबर से हमको पता पड़ता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम, कि उसके एटम में प्रोटॉन की संख्या कितनी है। जैसे मैंने आपको बोला कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है। इसका क्या मतलब हुआ कि कैल्शियम के एक एटम में कितने प्रोटॉन होंगे? 20 होंगे। जैसे मैंने बोला कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, परमाणु क्रमांक 6 है। इससे क्या आप लोगों को क्लियर होगा कि कार्बन के एक एटम में प्रोटॉन की संख्या 6 होगी। ठीक है। जैसे दोस्तों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका मतलब ऑक्सीजन के एक एटम में कितने प्रोटॉन है? 8। जैसे नाइट्रोजन का 7 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं कल भी आपको बता रहा था कि जो एटम होता है ना, एटम, वो ओवरऑल क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। तो इस बात से मैं क्या पता लगाऊं? जैसे एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं, बचा कौन? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, एक प्रोटॉन पे बात करें इतना पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पे इतना ही चार्ज होता है लेकिन नेगेटिव। तो अगर किसी एटम में जितने प्रोटॉन है, अगर उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नेट चार्ज कितना होगा? कितना होगा? 0 होगा। तो जो भी एटम होते हैं ना, वो आप लोगों के न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। इसका मतलब मैं क्या समझूं कि सर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी, यानी कहीं ना कहीं एटॉमिक नंबर से आप लोग उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कोई एटम न्यूट्रल है, उदासीन है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी एटॉमिक नंबर से केवल आप नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बता सकते हो। क्या मैं बोल सकता हूं क्या जो परमाणु होता है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है? बताओ, क्लियर? यानी प्रोटॉन की संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। दोस्तों एवरी एटम, जितने भी एटम है, जैसे चाहे आप हाइड्रोजन का एटम लो, चाहे हीलियम का लो, चाहे लिथियम का लो, चाहे कार्बन का लो, चाहे फ्लोरीन का एटम लो, हर एटम का एक यूनिक एटॉमिक नंबर होगा। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है। किसी का 3 है, किसी टोटल जो 118 तत्व है ना, यानी उन 118 तत्व के जो परमाणु हैं, उन सबका
अलग अलग परमाणु क्रमांक है, या आप बोल सकते हो तत्व के अलग अलग परमाणु क्रमांक होते हैं, और इसे आप लोग जेड से दर्शाते हैं। चलिए सर, मुझे एटॉमिक नंबर तो थोड़ा बहुत समझ में आया, अब बताइए मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या क्या होता है। दोस्तों, आपको एटॉमिक नंबर से पता पड़ रहा था कि उसके एक एटम में प्रोटॉन की संख्या कितनी है। उस आपको मास नंबर से क्या पता पड़ेगा कि उसके एटम में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग कितना है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है ना, वो ही द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि ये कार्बन है भैया, तो ऊपर जो संख्या लिखी हो मास नंबर हो गया, द्रव्यमान संख्या हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कार्बन के एक एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग कितना है बताइए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग कितना है बताइए, कितना है? आप लोग बोलोगे 12। मैं आपसे पूछूं कार्बन के एक एटम में प्रोटॉन कितने हैं, तो आप लोगों को पता है एटॉमिक नंबर 6, तो उसके एक एटम में प्रोटॉन की संख्या 6 हो जाएगी। आ गई बात समझ में? बात आ गई समझ में? जैसे हीलियम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर 2 है, यानी इसके एक एटम में प्रोटॉन की संख्या 2 है। दोस्तों, तो अगर मैं आपको बात करूं इसके द्रव्यमान संख्या 4 है, यानी इसके एक एटम में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग कितना हुआ? 4 हुआ। जैसे उसको आप लोग जेड से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वैसे इसको कैपिटल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए दोस्तों, पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु क्रमांक 35 और द्रव्यमान संख्या 80 वाले परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो परमाणु क्रमांक से आपको पता पड़ता है उसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, कितनी हो गई? 35 हो गई। द्रव्यमान संख्या है 80, तो द्रव्यमान संख्या 80 है, यानी उसके एटम में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग कितना हुआ? 80 हुआ। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 80 में से आप लोग माइनस कर लो 35, कितनी हो गई आप लोगों के? 45 हो गई। ठीक है, मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत आपको इसमें आई होगी। आ गई बात समझ में? ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपको एक तत्व दिया हुआ है X। मुझे नहीं पता ये तत्व क्या है, बस तत्व के बारे में ये जानकारी दे दी कि इसका एटॉमिक नंबर 89 है, इसका मास नंबर द्रव्यमान संख्या 231 है। तो इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है ना? मतलब इसका एक एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? प्रोटॉन की संख्या तो क्या होगी? एटॉमिक नंबर जो होता है ना, वो आपको उसके एटम में कितने प्रोटॉन है ये बताएगा। तो प्रोटॉन तो पता पड़ गया मुझे 89 है। ठीक है, आपको पता है जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक उदासीन एटम की बात करें तो ये 89 ही हमारा आंसर होगा। और 231 क्या है? द्रव्यमान संख्या, यानी उसके एटम में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग है 231। तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 231 में से आप लोग ये माइनस कर लीजिए 89। जब आप लोग माइनस करेंगे क्या आएगा? ये 13
12 4 142 आपका आ जाएगा। दोस्तों 242 कहां से आ गया, ये 142 आएगा ना, 142 आएगा, गलत टाइप हो गया ये, 142 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। बताओ सही बोल रहा हूं मैं? अच्छा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बोला गया है ना, क्रम करिए, देखो गलती हो सकती है। पहले प्रोटॉन की संख्या बताओ 89, फिर न्यूट्रॉन की बताओ 142, इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, जितने प्रोटॉन होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या दे दी 37, परमाणु क्रमांक दे दिया 17, तो प्रोटॉन की संख्या बताओ। ये तो फालतू में कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, प्रोटॉन परमाणु क्रमांक 17, तो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 17, ऑप्शन नंबर सी। अगली बात समझ में चलिए। अब दोस्तों बात करते हैं एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान की। इसका मतलब क्या है? एटॉमिक मास का मतलब क्या है? एटम का मास कितना है, परमाणु का द्रव्यमान कितना है। परमाणु का द्रव्यमान मतलब 2 ग्राम का परमाणु है, 10 ग्राम का है, 20 ग्राम का है। एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया सोडियम का परमाणु द्रव्यमान बताओ, यानी सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है बताओ। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बताओ कोई? अरे यार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूं, ये कार्बन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो आप लोग, ठीक है? मैं आपसे क्वेश्चन है मेरा, कार्बन का एटॉमिक मास निकालो। कार्बन का एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान निकालोगे। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे मुझे खुद बताओ, कमेंट करके बताओ कैसे निकालोगे। तो कार्बन के एक एटम में प्रोटॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यानी प्रोटॉन 6, तो कार्बन के एक एटम में इलेक्ट्रॉन भी 6। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है कितने? 12, ठीक है? तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 में से 6 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा आप लोगों का? 6 हो जाएगा। अब आपको पता है एटम के अंदर कार्बन का ये जो एटम है, बेसिकली उसके अंदर टोटल क्या क्या हो गए? 6 तो प्रोटॉन हो गए, छह इलेक्ट्रॉन हो गए और 6 न्यूट्रॉन हो गए। दोस्तों क्या इन सबका मैं वजन जोड़ लूं क्या? इन सबका वजन जोड़ लूं क्या? उससे मुझे कार्बन के एक एटम का जो मास होगा वो पता पड़ जाएगा। तो कार्बन के एक एटम का जो मास होगा, एक एटम का जो मास होगा, जो द्रव्यमान होगा, वो कैसे निकालोगे? तो सर मान लीजिए एक प्रोटॉन का मास है mp, तो टोटल 6 है, तो ये करो, पहले 6 से गुना कर लो। एक इलेक्ट्रॉन का मास है me, तो 6 का कितना होगा? 6 से गुना कर लो। एक न्यूट्रॉन का मास है mn, तो क्या करो, 6 का कितना हो जाएगा? 6 से गुना कर लो। अब क्या कर दीजिए आप लोग, सिंपली इनको ऐड कर दीजिए। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, देखिए, है ना, एक टेबल पे चलता है, एक टेबल पे चलता है, इधर आओ। क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान है क्या? लगभग मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग समान है क्या? बताओ। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करते हैं। तो देखो प्रोटॉन का कितना है, ये रहा 1.673 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है, बट्टे इलेक्ट्रॉन का कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। दोस्तों उसको सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है, एक बार करके देखिए, है ना, कैलकुलेटर होगा आपके पास में। तो 10⁻31 ऊपर जाएगा, 10⁻⁻27 पहले से बैठा है तो 10⁻4 हो जाएगा। तो 1.67 बटे 9.1 इंटू 10⁻4। क्लियर? अब इसको सॉल्व करके देखिए 1.6 तो कितना हो जाएगा ये आपका, लगभग दोस्तों 1800-1900 के आसपास आएगा ये। यानी प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 1800 गुना ज्यादा है, उसका द्रव्यमान 1800 गुना भारी है। तो दोस्तों मैं आपको बस ये बोलना चाह रहा हूं कि यार यहां पर, है ना, देखो यहां पर देखो एक चीज समझो कि यार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर है। पहली इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है सर। तो मैं 6 इंटू तो मैं क्या ये भी लिख सकता हूं क्या, 6 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन को मैं मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही मान लो क्या? बिल्कुल मान लो। ठीक है, अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसका द्रव्यमान काफी कम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले। तो इसे आप लोग नेग्लेक्ट कर सकते हो क्या? यार एक समुद्र में से आप लोग 10-15 बाल्टी पानी निकाल लोगे तो क्या समुद्र पे कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? या सर मैंने आईटीआई और बीए नॉन कॉलेज साथ में किए तो एनटीपीसी का फॉर्म भर सकता हूं क्या? सुरु जी आप है ना, जो क्वालिफिकेशन है ना वो चेक करिए आप, ठीक है। चलिए, तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको मैं नेगलेक्ट मान सकता हूं क्या? क्योंकि ये और ये बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, तो इसको हम लोग मान लेते हैं नेगलेक्ट। तो कार्बन के एक एटम का मास कितना हो जाएगा? 6 + 6 12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है क्या? तो 12 प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इतना होता है या नहीं होता? मुझे बताओ, इतना होता है या नहीं होता? इतना होता है या नहीं होता? बोलो। अरे हुआ या नहीं हुआ? आई बात समझ में? सेम मेरा क्वेश्चन है तो आपने बता दिया सर इतना आ रहा है, इतने किलोग्राम आ रहा है। अगर इसे आप लोग ग्राम में बदलना चाहेंगे तो क्या होगा?
बस किलोग्राम की जगह 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, यहीं पर कर देता हूं मैं। जैसे आपने कार्बन के एक एटम का मास निकाला, वैसे सोडियम के एक एटम का मास कितना है निकालो। एक एटम का, कि एक एटम का मास कितना है निकालो। तो आप लोग क्या बोलोगे, इस सोडियम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ऐसे। तो वापस आप करोगे कि सर इसमें 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, और 12 कितने हो जाएंगे, इसमें न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो क्या करोगे, 12 टाइम्स सॉरी 11 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 11 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के मास को आप लोग नेगलेक्ट मान सकते हो। तो 11 प्लस 22 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 23। तो 23 टाइम्स ऑफ, और इन दोनों को बराबर है, तो 23 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। क्या बात सही है क्या, बताओ। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, देखो चाहे कार्बन के एटम का मास निकाला, वहां पर नीचे क्या आया, ये आया क्या 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। क्या ये आया क्या, क्या ये आया क्या। और जब सोडियम के एक एटम का मास निकाला, तब ये आया क्या। क्या आपको लगता है हम लोग किसी के भी एटम का मास निकालेंगे तो फाइनली हम लोगों को ये चीज बार बार देखने को मिलेगी, बताओ, ये। तो दोस्तों इसको हमने एक अलग नाम दे दिया, इसको हमने एक अलग नाम दे दिया। जो मास ऑफ प्रोटॉन है ना, मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम जो है, इसको हमने नाम दे दिया क्या, AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट, यानी एटम के मास को मेजर करने की एक यूनिट है ये, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा, आप लोग बोल देंगे 12 AMU, ठीक है। अगर मैं बोलूं सोडियम के एक एटम का मास कितना होगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे, 23 AMU। बोलिए दोस्तों, बात क्लियर है क्या, बताइए, बात क्लियर है। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, कार्बन के एटम का मास निकालना था, क्या आया 12 AMU। सोडियम के एटम का मास निकालना था, यानी इसका एटॉमिक मास निकालना था, कितना आया 23 AMU आया। तो दोस्तों आपको क्या सॉल्व करने की बार बार जरूरत है क्या, नहीं। ऊपर जो संख्या लिखी हुई है उसके आगे लगा दो AMU, आपको पता पड़ जाएगा एटॉमिक मास। सोडियम में लिखी थी 23, तो 23 के आगे लगा दिए AMU, तो सोडियम के एटम का मास पता पड़ गया। अब आप लोग मुझे
बताइए, मैं आपको बोल रहा हूं कि लिथियम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिथियम के एटम का मास कितना होगा? तो ऊपर जो संख्या है उसके आगे लगा दे AMU। क्लियर है? आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये कैल्शियम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या है? ऊपर जो लिखा हुआ है उसके आगे लगा दीजिए AMU। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मैग्नीशियम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऊपर जो संख्या लिखी हुई है उसके आगे लगा दीजिए AMU। आई बात समझ में? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं सर? तो एटॉमिक मास यानी परमाणु भार बोल दो या द्रव्यमान बोल दो, बात बराबर है। तो ये क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। एक चीज और ध्यान रखना, जो AMU होता है ना उसको हम लोग इससे भी डिनोट करते हैं। ये एक छोटा सा U है ना, छोटा सा U, इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं ना, ऐसे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि AMU है क्या, एटॉमिक मास यूनिट है क्या, तो कार्बन के एटम का मास है 12 AMU। तो एक AMU क्या है कि सर अगर कार्बन का जो एटम है, अगर मैं उसके 12 टुकड़े करूं, 12 टुकड़े करूं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुए हैं सर। लो यार 9 हो गया, लो 10 हो गया, लो 11 हो गया, ये 12। तो कार्बन के एटम का अगर मैं 12 टुकड़े करूं तो जो एक टुकड़ा होगा उसका द्रव्यमान क्या होगा? एक AMU होगा क्या? तो AMU की जो परिभाषा डिफाइन करी गई है वो क्या करी गई है? बताओ बताओ, क्या करी गई है कि कार्बन के एटम के द्रव्यमान का 12वां भाग जो है वो 1 AMU है। आई बात समझ में? अच्छा, चलिए आ जाओ। अब बात करते हैं सर मोलर मास क्या होता है, मोलर द्रव्यमान। ये बार बार आप लोग सुनोगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक केला 200 ग्राम का है, तो एक दर्जन केले का कुल द्रव्यमान कितना होगा? बताओ, एक दर्जन केले का कुल द्रव्यमान कितना होगा? अरे बोलते नहीं हो। एक दर्जन केले का कुल द्रव्यमान कितना होगा? एक का अगर 200 ग्राम है तो 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 इंटू 200, सर ये हो गया 2400 ग्राम, यानी
2.4 किलोग्राम। सिमिलरली दोस्तों, अब एक एटम का तो कोई मतलब भी नहीं है, लोहे का एक टुकड़ा लोगे उसमें भी तो पता नहीं कितने करोड़ों एटम होंगे। तो अब एक दो एटम का मत निकालो द्रव्यमान, अब हमको निकालना है एक मोल एटम का, या 2 मोल एटम का, या 4 मोल एटम का। सर ये मोल क्या है? मोल एक संख्या है, कितने के बराबर होती है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स के बराबर होती है। क्लियर है क्या? मतलब एटम्स के लिए यूज नहीं होता ये, जनरल किसी के लिए भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि कार्बन के एक मोल एटम का मास कितना होगा? एटम का मास यानी द्रव्यमान कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे? देखो, एक का कितना आया था? कार्बन के एक एटम का मास कितना आया था? यहां पर करा था ना भी अपन ने, कितना आया था? कितना आया था? इतना आया था ना। ये लिख लूं मैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको मैं लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? सर कोई नहीं है, अभी हम लोग करते हुए चल रहे हैं। तो कार्बन के एक एटम का मास था 12 गुना 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये एक एटम का था, तो एक मोल का क्या होगा? तो एक मोल में टोटल इतने एटम होते हैं, मल्टीप्लाई कर लो। दोस्तों जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे ना पूरा, है ना, ये किलोग्राम में ग्राम में बदलने के लिए मैं क्या कर दूं? 1000 से गुना कर दूं, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल गणित लग रही है। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 12 ग्राम। क्या आएगा? 12 ग्राम आएगा। तो क्या यहां पर भी हमारे पास में कोई शॉर्टकट है क्या मोलर मास निकालने के लिए? जैसे एटॉमिक मास निकालने का मैंने शॉर्टकट बताया, बिल्कुल है। कार्बन का ऊपर क्या लिखा हुआ था? 12 लिखा होता, तो जो द्रव्यमान संख्या होती है, जो मास नंबर होता है, उसके आगे अगर आप लोग ग्राम लगा दोगे तो वह बन जाएगा मोलर मास यानी मोलर द्रव्यमान। बात आई समझ में? आई बात समझ में? आई या नहीं आई? सोडियम का मोलर मास निकालो। मोलर मास का मतलब क्या है? एक मोल एटम का मास कितना होगा बताओ। तो ऊपर जो संख्या है उसके आगे लगा दो ग्राम। यार आ गई बात समझ में? आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? बोलो 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 बोलो, बताओ। चलिए और बताओ। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, द्रव्यमान संख्या है 7। तो जो द्रव्यमान संख्या है उसके आगे लगा दोगे अगर ग्राम, तो वह क्या बन जाएगा? मोलर
द्रव्यमान, तो लिथियम का अगर मोलर द्रव्यमान पूछे, मोलर मास पूछे, तो ऊपर जो संख्या उसके आगे ग्राम लगा दो। क्यों टेंशन लेते हो आप लोग? आई बात समझ में? आई? आ जाओ। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं आइसोटोप, यानी समस्थानिक क्या होते हैं। दोस्तों समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, परमाणु क्रमांक समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। जैसे देखिए दोस्तों, यहां पर देखो 1H1 1H2 और 1H3 पे नजर डालिए आप लोग। इन तीनों का एटॉमिक नंबर है 111, लेकिन जो मास नंबर है, जो द्रव्यमान संख्या है, वो है अलग अलग। इसकी है 1, इसकी है 2, इसकी है 3। तो इनके क्या, ये क्या आइसोटोप हुए क्या, समस्थानिक हुए क्या? देखो एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है। हर एलिमेंट, मतलब एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स होता है, मतलब एक एटॉमिक नंबर वाले एक ही तत्व होगा। ऐसा नहीं अलग अलग तत्वों के एटॉमिक नंबर आप लोग अलग अलग, एक तत्व के एटॉमिक नंबर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक होता है हाइड्रोजन का 2 एटॉमिक नंबर होता है, हीलियम का 3 होता है, लिथियम का 4 होता है, बेरिलियम का। तो अगर इनको, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी तीनों एक प्रकार हाइड्रोजन ही तो हुए ही है। तो इसलिए मैंने यहां पर एच 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 लिखा है, लेकिन तीनों के मास नंबर अलग अलग है, इसलिए इनको कुछ नाम देने पड़ेंगे ना। तो एक का नाम दे दिया प्रोटियम, एक का नाम दे दिया ड्यूट्रियम, और एक का ट्रिटियम। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर जब भी हम लोग हाइड्रोजन बोलेंगे तो मैं कौन सा वाला मानूं? मैं ये वाला मानूं, या मैं ये वाला मानूं, या मैं ये वाला मानूं? बोलो बात क्लियर है नहीं है? बोलो। तो दोस्तों जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम आपका यही वाला होता है। तो जब भी हाइड्रोजन बोल ले कि हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने का सही तरीका क्या है, ये यूज करेंगे, क्योंकि 99% आपका यही वाला पाया जाता है आप लोगों का। ठीक है, तो आइसोटोप्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोबार, समभारिक भार। दोस्तों तो अच्छा मुझे एक चीज बताइए, कोई मुझे बता सकता है क्या कि ऊपर वाली संख्या जो होती है ना, जैसे मान लो कार्बन का द्रव्यमान संख्या है 12, ऊपर वाली संख्या को मास नंबर क्यों बोला है? मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या क्यों बोला है, कोई बता सकता है क्या? द्रव्यमान संख्या क्यों बोला इसको, कोई बता सकता है क्या? क्योंकि ऊपर वाली संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। और किसी भी एटम का जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, वो किसकी वजह से होता है? उसमें सर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का तो कोई द्रव्यमान नहीं होता, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन
के मुकाबले बहुत हल्का होता है, तो उसको तो हम नेगलेक्ट मान लेते हैं। तो किसी भी एटम का जब मास यानी परमाणु का द्रव्यमान जब हम लोग निकालते हैं तो केवल इन दोनों को ही कंसीडर किया जाता है। तो और ये किसके बराबर है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के लिए। एटम के मास के लिए, द्रव्यमान के लिए ये ही वाली संख्या इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, आ जाओ। अब ये आइसोबार क्या है? संभारिक जिनकी मास नंबर सेम हो, जिनके द्रव्यमान संख्या समान हो। ठीक है, या आप बोल सकते हो जिनके एटॉमिक मास समान हो, क्योंकि एटॉमिक मास कैसे निकालते हो? ऊपर जो संख्या होती है उसके आगे एएमयू लगा देते हो। तो अगर ऊपर जो संख्या लिखी हुई है वो समान है तो उसके आगे एएमयू लगाओगे, वो भी समान होगा। तो आर्गन का क्या है? जैसे ये तीन तत्व, एक ये और एक ये, तीनों का एटॉमिक नंबर है अलग अलग। एक का है 18, एक का है 19, एक का 20, लेकिन इनके द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। तो क्या कहलाएंगे? आइसोबारिक, आइसोबार्स यानी संभारिक। आई बात समझ में? ठीक है दोस्तों। एक होता है आइसोटोन्स यानी समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक किसको बोलते हो? जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। क्या इसमें और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है क्या? निकाल के देखो। कैसे निकालेंगे? ऊपर वाली जो संख्या है वो होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नीचे वाली संख्या होती है प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? इसमें से ये माइनस करो, 30 में से 14 गए, बचे 16। यहां पर देखो 31 होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, 15 होगा प्रोटॉन की संख्या। तो 31 में से 15 माइनस कर दो, 16। तो इसमें भी न्यूट्रॉन 16 है, इसमें भी 16 है। तो दोनों में न्यूट्रॉन्स की संख्या समान है, तो इसको बोलते हैं आइसोटोन्स यानी सम न्यूट्रॉनिक। आई बात समझ में? आगे बात समझ में? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बताइए जल्दी से। संभारिक कौन से? आइसोबार्स। आइसोबार्स किसको बोलोगे? जिसके मास नंबर, द्रव्यमान संख्या समान हो, जिसके द्रव्यमान संख्या समान हो, एटॉमिक नंबर अलग अलग हो। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोलो, आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर किसी तत्व के एटम में कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये तो पता पड़ जाएगा। जैसे अगर कोई बोलेगा ना कि यार कार्बन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुझे पता पड़ गया कार्बन के एक एटम में प्रोटॉन कितने हैं? 6। जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन कितने होंगे? इसमें से ये माइनस कर लो, न्यूट्रॉन 6। लेकिन सर मुझे ये नहीं पता, मुझे ये भी पता है सर एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस, नाभिक, उसमें सारे प्रोटॉन और सारे न्यूट्रॉन उसी में रहेंगे। तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन इसमें रहेंगे। इसके बाहरी और जो कक्षाएं होती है ना सर, उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। सर मुझे ये नहीं पता पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे में कितने रहेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का वितरण अलग अलग कोशों में किस प्रकार किया जाए, सर मुझे ये नहीं पता। बात सही है क्या? अरे बात सही है क्या?
बताओ, बात सही है क्या? बोलो। तो इलेक्ट्रॉन का अलग अलग कक्षाओं में वितरण करना ही क्या कहलाता है? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसका मतलब क्या है? उसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मैंने बताया ना टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होंगे सोडियम के एटम में, तो उसके पहली कक्षा में 2 होंगे, दूसरे में 8 होंगे, तीसरे में 1 होंगे। मान लो कार्बन का, मैंने बताया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसका मतलब कार्बन के एक एटम में कार्बन की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 4 होंगे। तो अब आप लोग बोलेंगे कि सर एग्जैक्टली पता कैसे पड़ेगा पहली कक्षा में कितने आ सकते हैं, दूसरे में कितने आ सकते हैं? तो ये हमको बताया कि इसके लिए हमारे पास में एक टेक्निक है, उस टेक्निक का, उस स्कीम का नाम है बोरबरी स्कीम, बोरबरी योजना। बोलो क्या है? बोरबरी स्कीम यानी बोरबरी योजना। सर क्या बोलती है योजना? ये स्कीम क्या है? ये स्कीम हमको 3 चीजें बताती है। अगर ये 3 चीजें आपने सुन ली तो आपको किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग आसानी से लिख देंगे। ठीक है सर, वो 3 चीजें क्या है? आइए, तो ये छोड़ो, ये स्कीम किसके द्वारा दी गई है? कुछ एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। आप तो स्कीम क्या बोलती है सुन लो, बाकी बताता हूं। बोरबरी जो स्कीम थी ना, ये 1921 में आई थी, ठीक है, और इसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के नाम से भी आप लोग जान सकते हो। बोरबरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 2 व्यक्तियों के द्वारा दी गई थी, नील्स बोर और चार्ल्स रुगेले ब्यूरी के द्वारा। ठीक है, आ जाओ। तो दोस्तों इन्होंने पहली चीज क्या बताई कि सुनो, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, उसका फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, जहां पर n है कोश की संख्या। पहला कोश होगा तो n का मान 1 रखिए, दूसरा कोश होगा तो n का मान 2, तीसरा कोश होगा तो n का मान 3। चलिए मुझे बताइए, मान लो ये न्यूक्लियस है किसी एटम का, ये इसकी पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बताओ? दूसरी में कितने आ सकते हैं? तीसरी में कितने आ सकते हैं? चौथी में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? तो n का मान जब 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, पहली कक्षा में 2 आ सकते हैं। n का मान जब 2 रखेंगे, 2 4 4 दूनी 8, n का मान जब 3 रखें, 3 का 9 दूनी 18, n का मान जब 4 रखें, 4 का 16 16 दूनी 32। तो चौथी कक्षा में अधिकतम 32 आ सकते हैं, तीसरे में 18 आ सकते हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं, पहली में 2 आ सकते हैं। आई बात समझ में? बोलो आई या नहीं आई? बोलते नहीं हो? अरे मजा आ रहा है क्या पढ़ने में? हैं? पढ़ने में मजा आ जाएगा। आ रहा है नहीं आ रहा? तो दोस्तों आ रहा है तो यार आप थोड़ा प्ले स्टोर पे आपकी जो खुद की ऐप पे साइंस मैग्नेट मेरी थोड़ी है, आपकी है, तो उसको 5 स्टार रेटिंग दे यार आप जाके। हैं
हाँ सर समझ में आता है आपका, मेरे को तो उसी से पता पड़ेगा, क्लास में भी कमेंट करते हो उसके बाद में तो सब चल जाते हो, मुझे क्या पता पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, देखो दूसरी चीज ध्यान समझो, कोई भी एटम हो उसकी जो सबसे भारी कक्षा होगी ना, सबसे भारी, चाहे वो दूसरी हो चाहे तीसरी हो, सर मुझे नहीं आ रहा समझ में ये वाली चीज, दूसरी तीसरी अभी समझ में आऊंगा, टेंशन मत लो। भारी कक्षा जो होगी ना उसकी कैपेसिटी कितनी ही क्यों ना हो, बत्तीस इलेक्ट्रॉन की हो, 16 की हो, 8 की हो, बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। बाहरी कक्षा में आउटर शेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, और अगर किसी में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो वह स्टेबल हो जाता है। समझ में आता है सर, लेकिन आप स्लो पढ़ा रहे हो, तो स्लो पढ़ा रहा हूं तभी समझ में आ रहा है ना, यहां पर स्लो की जरूरत है इसलिए पढ़ा रहा हूं स्लो, ठीक है। तो अगर किसी के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है। स्टेबल है मतलब किसी से अभिक्रिया करेगा ही नहीं, किसी दूसरे तत्व के एटम को बोलेगा आज अपन जोड़ लेते हैं, मतलब मॉलिक्यूल बनाएगा ही नहीं। आगे बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे चलो क्वेश्चन करते हैं ये पहले एक दो, फिर आगे की बात करेंगे। एन कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। एन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित कर सकते हो, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? तो पहली कक्षा को या पहले कोश को के नाम से जानते हो, दूसरे को एल के नाम से जानते हो, तीसरे को एम के नाम से जानते हो, चौथे को एन के नाम से जानते हो। तो एन कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? लगाओ फॉर्मूला 2n²। पहली कक्षा के लिए एन का मान 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4, तो एन का मान रखा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है क्या? चलिए बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरी कक्षा को शेल के रूप में निरूपित किया जाता है, किस शेल के रूप में? और तीसरी कक्षा को और क्या बोल सकते हो आप लोग? KLM, एम शेल बोल सकते हो सर, या एम कोश बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए बताएंगे तीसरे शेल में या तीसरे कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? लगाओ फॉर्मूला 2n², n का मान 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 18। चलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए है ना, हाँ तो मैंने दो चीजें बताई थी, एक आखिरी चीज ध्यान रखो कि कोई भी एटम हो उसके बीच में हो गया न्यूक्लियस। सबसे पहले आप लोग पहली कक्षा को भरोगे, जब ये कक्षा भर जाएगी, इसमें जैसे दो इलेक्ट्रॉन है, जब ये भर जाएगी तभी अगली कक्षा में जाना। कहां पता पड़े है ना, आप पहले है ना भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, फिर उससे कम में डाल रहे हो, नहीं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो सबसे कम एनर्जी वाले कक्षा में आते हैं, और जो कक्षा न्यूक्लियस के सबसे पास में होगी उस कक्षा की एनर्जी कम होती है, उस कक्षा में चक्कर करने वाले इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इधर आएंगे, फिर इससे बाहरी वाली कक्षा में, फिर और होंगे तो उससे अगली वाली में, फिर और होंगे तो उससे अगली वाली में। चलिए सर, अब समझ में आ गया क्या? तो समझ में आ गया तो जितने भी तत्व हैं सबके हम लोग कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब क्या? उसके एटम में प्रोटॉन की संख्या 1, और जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन 1 तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे। ठीक है, यानी इसमें टोटल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? पहली कक्षा की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, इसके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन ही 1 है, इसकी पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, केवल ये सिंगल। बताओ क्लियर है क्या? चलिए, हीलियम में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है। एटॉमिक नंबर 2, तो उसके एटम में प्रोटॉन की संख्या 2, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 2। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो पहली कक्षा में बिठा तो 2 इलेक्ट्रॉन, क्या दिक्कत है? तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बताओ आई बात समझ में? चलिए, लिथियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, कैसे सेट करोगे? पहली कक्षा में 2 आ सकते हैं, बचा हुआ 1 उसको अगली कक्षा में भेज देना, तो 2,1 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। बताओ यार क्या दिक्कत है? बेरिलियम का में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, कैसे सेट करोगे? सर पहली कक्षा में 2 आ सकते हैं, बचे हुए 2 अगली कक्षा में भेज दे क्या? हाँ सर, अगली कक्षा की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है, आप तो 2 ही भेज रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2,2 कार्बन का क्या हो जाएगा? 2,4 कोई दिक्कत है क्या? सिंपल। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में 2, तो बचे हुए 6 अगली कक्षा में आ जाएगा, ये हो जाएगा। नियोन का एटॉमिक नंबर है 10। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में 2, बचे हुए 8 अगली कक्षा में भेज दो, तो ये 2,8। मैंने आपको बताया था अगर किसी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है। तो दोस्तों नियॉन जो है ना, ये जो तत्व है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो आपने सुना होगा नियॉन को हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं, अक्रिय गैस। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है। इसके जो एटम्स होंगे वो किसी से अभिक्रिया करेंगे नहीं, अकेले रहेंगे, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली दोस्तों आपने सुना होगा हीलियम भी एक इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। हालांकि हम लोग आगे भी बात करेंगे इसकी। सर इसको क्यों बोला? इसके तो बाह्यतम कक्षा जो है, मतलब यही कक्षा है, यही बाह्यतम है, तो इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसमें तो 2 ही है सर। दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, पहली कक्षा की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की होती है? 2 की होती है। तो उसकी यही बारी कक्षा है, अगर इसमें 2 आ गए
तो इसको हम लोग स्टेबल मान लेंगे। आगे बात समझ में? तो ये भी स्टेबल है, अक्रिय, किसी से अभिक्रिया नहीं करता। चलो आगे क्या बताओ जल्दी से। क्लियर? अरे करा देंगे सागर पटेल जी, इधर तो पढ़ लो पहले। सोडियम का है 11, जल्दी बताओ। इधर तो दिमाग लगा नहीं रहे। आयरन का बता दो पहले, तुम आयरन का बताओ, इसका बताओ पहले, सोडियम का। फिर बोलते हो गुस्सा करते हैं सर, पढ़ा रहा हूं। आयरन पहले कूद जाऊं अगली स्लाइड पे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 11। कैसे सेट करोगे सर? पहली कक्षा में 2, दूसरी में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं ना, तो उसमें सेट कर दो, बच्चा हुआ 1, अगली कक्षा में चला जाएगा। ये हो जाएगा कि 2,8,1। ठीक है। मैग्नीशियम का है 12, पहली कक्षा में 2 आ सकते हैं, बच्चे हुए 8, अगली कक्षा में बच्चे हुए 2, अगली में। ठीक है, तो 2,8,2। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत हो। एल्यूमिनियम में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, सिलिकॉन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लोरीन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आर्गन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो आर्गन में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में 2 आ सकते हैं, बच्चे 8, अगली कक्षा में, तीसरी कक्षा में फिर बच्चे वे भेज देंगे 8। तो इसके भी देखो बाह्यतम कोश में 8 है, यानी स्टेबल है। स्टेबल है, इसका मतलब क्या है? अभिक्रिया करेगा ही नहीं किसी से ये, इसलिए आर्गन भी इनर्ट है। बात आती है पोटेशियम की, लिखो। सब भूल जाओ, पोटेशियम की लिखो, ये तो बिल्कुल कॉमन है। पोटेशियम का बताओ आप बोलोगे कि सर पोटेशियम का परमाणु क्रमांक है 19। तो परमाणु क्रमांक 19 यानी इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 19, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में 19। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, बचे हुए 8 आ जाएंगे अगली कक्षा में। अब आप बोलोगे तीसरी कक्षा की कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन की, मेरे को कितने डालने हैं? 8 और 2 10 आ गए, 19 में से 10 आ गए, बचे 9। मैं ये डाल देता हूं। लेकिन दोस्तों ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने क्या बताया, बाह्यतम कक्षा की कैपेसिटी कितनी ही क्यों ना हो, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं आ सकते। तो ये 9 की जगह हम लोग क्या करेंगे? 8,1। अब आपके मन में अगेन क्वेश्चन आएगा कि सर 9 को आपने अपनी मर्जी से कैसे बांट लिया? 8,1 बिल्कुल सही बात है। 7,2 भी तो कर सकते थे, ये भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये ऐसा ही क्यों है अभी मैं बताता हूं। बात करते हैं दोस्तों, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है 20। तो मुझे बताइए, अगर इसका परमाणु क्रमांक 20 है तो इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 20। प्रोटॉन की संख्या 20 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 20। पहली कक्षा में कितने आ सकते हैं? 2, दूसरे में 8, बच्चे कितने? 10, उसको डाल दो तीसरी कक्षा में, क्योंकि तीसरी कक्षा की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की है। तो आप सोचोगे सर मैं तो ऐसा कर देता हूं, लेकिन बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं आ सकते। तो बेसिकली क्या होगा? फाइनली ये ऐसा बनेगा इसका।
अब अगेन आपके मन में आएगा सर ये 10 को ऐसे कैसे बांट दिया, 8,2। सर 7,3 भी तो बांट सकते थे, है ना। देखो दोस्तों, एक्चुअली में जो हमारी जनरल साइंस 10th क्लास तक में है ना, वो आपको क्या है कि एटम के बीच में जो न्यूक्लियस होता है ना, नाभिक, उसके चारों ओर जो कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा। पहली कक्षा में कितने आएंगे, दूसरे में कितने आएंगे, तीसरे में कितने आएंगे, बात समझ रहे हो, जो हमारे रेलवे के सिलेबस में है। एक्चुअली में दोस्तों ये जो शेल होता है ना, कोश, कोश के अंदर क्या पाए जाते हैं, सब शेल, उपकोश पाए जाते हैं, फिर उपकोश के अंदर कक्षक पाए जाते हैं, फिर वहां तक इलेक्ट्रॉन का आपको करना पड़ता है। जैसे आपने ऐसा कुछ पढ़ा है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो बेसिकली ये जो डाउट आ रहा है ना आपको कि सर ये कैसे बटा, तो ये ऐसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा आएगा आप लोगों का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, फिर ऐसे 4s2 ऐसे करके आता है। तो तीसरी कक्षा में कितने आए, दूसरी कक्षा में कितने हैं, 2 + 6 8, तीसरी में कितना है, 2 + 6 8, चौथी में 2, तो ऐसे करके आता है। तो वो अंदर इसको बोलता है ऑफ बाउ का नियम, वो आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर, मैंने जनरल साइंस फाउंडेशन बैच में पढ़ा है, क्योंकि उसका नाम ही है फाउंडेशन में, सब कुछ मैंने पढ़ा है वहां पर। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पर 45 क्लास में जो साइंस है पूरी एग्जाम ओरिएंटेड होगी, पूरी एग्जाम ओरिएंटेड, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप लोगों को यही एग्जाम में आएगा इसी प्रकार से, जो हमने बोरबरी स्कीम पढ़ी है ना, उससे आपका हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। चलिए, तो देखो एनसीईआरटी में भी टोटल है ना, स्टार्टिंग के जो 18 तत्व है, मतलब एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 18 तक, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, उन सबके एटॉमिक स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। उन्होंने तो पोटेशियम का भी नहीं दिया, कैल्शियम का भी नहीं दिया, एनसीईआरटी का ही है। तो एक बार आप है ना, वैसे तो आपको मैंने प्रैक्टिस करवाई दी, लेकिन फिर भी ट्राई कर लेना। फास्फोरस का देखना कितना होता है, 2,8,5। तो देखो ये तो बीच में न्यूक्लियस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन और ये 5 आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमको बिल्कुल सही आ गया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कर लेते हैं। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें शामिल कोशों की कुल संख्या बताओ जल्दी से। कार्बन का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कार्बन का एटॉमिक नंबर सर 6 है, यानी इसके एटम में प्रोटॉन की संख्या 6, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी 6। पहली कक्षा में कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, बच्चे 4। अगली कक्षा में टोटल कितने कोश है इसके पास में, 2 कोश है। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकते हैं, बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। चलिए, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है, तो उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, परमाणु क्रमांक 8, यानी इसके परमाणु प्रोटॉन की संख्या 8, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी 8। पहली कक्षा में कितने
इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 बचे हुए 6 अगली कक्षा में आ जाएंगे 2,6। क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए एन कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? एन कोश में कितने आ सकते हैं अधिकतम? ये हमने करा था ना, ये क्वेश्चन कर चुके हैं ना, ये तो छोड़ो, तीसरी कक्षा किस, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। एक तत्व के परमाणु क्रमांक 13 है, तो कितने शेल होंगे उसमें? बताओ बताओ कितने कोश होंगे? तो पहली कक्षा में 2 आ सकते हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं, बच्चे हुए 3 अगली कक्षा में आ जाएंगे। तो ऐसे सेट होंगे, टोटल 3 कोश बनेंगे इसमें, ऑप्शन नंबर है। चलो ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में या चौथी कक्षा में, देखो सबसे जो पहली कक्षा है ना उसमें एनर्जी सबसे कम है, उसको फर्स्ट एनर्जी लेवल बोलते हैं। जो दूसरी कक्षा है उसकी एनर्जी ज्यादा है, उसको सेकंड एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो फोर्थ एनर्जी लेवल का मतलब चौथे कोश की बात हो रही है। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं चौथे कोश में अधिकतम? लगाओ फॉर्मूला 2n², n का मान 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कार्बन के ये तो भी कर दिया। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं? उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, लेकिन ये हम अगले चैप्टर में आएगा, हमारा केमिकल बॉन्डिंग है ना उसमें पढ़ेंगे। ये जो ये हो गया, जेम्स चैडविक ने किसकी ये कल कर लिया था, न्यूट्रॉन की खोज करी थी इन्होंने। इलेक्ट्रॉन पे कितना ऋणात्मक आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास है, तो उस तत्व का नाम क्या है? पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2, टोटल इलेक्ट्रॉन 12, यानी प्रोटॉन भी 12। प्रोटॉन 12 होने का मतलब एटॉमिक नंबर 12, और 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। सर हम कितने एटॉमिक नंबर याद रखें? आप 1 से 30 याद रखना है आपको, ठीक है? 1 से 30 याद रख लोगे क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, 1 से 30। देखो मेरे को भी याद है सर, कैसे याद करें, कहां से ढूंढे? गूगल पे डाल देना एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 30 एटॉमिक नंबर, है ना, याद रखना दोस्तों। मुझे जवानी आपको पता होना चाहिए। उन 3 तत्वों को नामित करें जिनके भारी शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये आप अभी भी कर सकते हो, बाकी जब हम लोग पीरियोडिक टेबल करेंगे ना, वहां पर ही आसानी से कर लोगे, ये है ना। तो इस क्वेश्चन को भी छोड़ दो, आगे बहुत और भी आएंगे। किस तत्व के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है? मैं जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि पहले ग्रुप में जितने भी आते हैं सभी के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे में जो भी आते हैं सभी के बाह्यतम कोश में 2 आते हैं। बाकी आप करना चाहो तो कर दो। कैल्शियम का भी हमने कराया था ना इलेक्ट्रॉन विन्यास, ऐसा कुछ होता है, तो इसके बाह्यतम कोश में 2 होता है। हालांकि जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे ना, उससे ये वाले बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों जैसे हो जाएंगे। नाइट्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, इसके द्रव्यमान संख्या होती है 14। बताओ। तो इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या तो होगी 7, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या हो गई 14, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये कौन से
एक्सेप्ट कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, किसकी खोज के बाद में गलत हो गई? देखो हाइड्रोजन के हमने देखे कुछ एटम में हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं ना। पहले ये थी कि एक तत्व के जितने भी एटम्स होंगे ना वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, लेकिन जब आइसोटोप्स की खोज हुई, हाइड्रोजन के कुछ एटम में देखा हमने न्यूट्रॉन 0 थे, किसी में एक था, किसी में 2 था। तो यानी एटम अलग अलग हो गए, आइसोटोप समस्थानिक के बाद में बात गलत साबित हो गई। ठीक है, बताओ इसका आंसर। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स है। क्लोरीन 2 अवस्था में पाया जाता है, एक तो ये वाला लगभग 75% जो पाया जाता है वो यही वाला पाया जाता है, और 25% ये वाला पाया जाता है। तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान बताओ। अगर इस हिसाब से देखोगे परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, ये जो आगे जो ऊपर जो संख्या उसका आगे एएमयू लगा दो 35 एएमयू, और इस हिसाब से देखोगे तो कितना होगा, ऊपर जो संख्या लिखी हुई है उसके आगे लगा दो एएमयू 37 एएमयू। आगे बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? अगर ये दोनों 50-50% पाए जाते तो दोनों का जोड़ के भाग लगा दे 2 से, लेकिन ये ज्यादा पाया जाता है, ये कम पाया जाता है, तो कैसे निकालेंगे? 35 वाला पाया जा रहा है 75%, तो उसको मल्टीप्लाई करो 75% से, 0.75 से, और इसको मल्टीप्लाई करो 25% से, तो फाइनली जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा 35.5 एएमयू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब आप लोग बोलेंगे सर आगे एएमयू तो लिखा हुआ ही नहीं है, ये कॉमन सी बात है, एटम का जो मास होता है, परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो एएमयू में निकालते हैं हम लोग। ठीक है, बताओ नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान दिया हुआ है 14, यानी इसके परमाणु का द्रव्यमान है 14 एएमयू होगा बेसिकली वो। हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान बताओ। देखो अमोनिया का फॉर्मूला होता है ये, आणविक द्रव्यमान यानी अणु का द्रव्यमान बताना है। अणु किससे मिलके बनता है? परमाणु से मिलके। तो अमोनिया के एक अणु, एक मॉलिक्यूल का मास किसके बराबर होगा? नाइट्रोजन के एक एटम यानी एक परमाणु का द्रव्यमान प्लस हाइड्रोजन के एक एटम, एक परमाणु का द्रव्यमान का 3 गुना कर लो। नाइट्रोजन के एक एटम का द्रव्यमान कितना होगा? दिया हुआ ना 14, और हाइड्रोजन का दिया हुआ 1, तो इसमें 3 लगेंगे, तो 14 + 3 17 एएमयू। ठीक है, आगे बात समझ में? क्या बात है यार, सभी धमाधम आंसर दे रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान बताओ। इनके एक अणु का द्रव्यमान बताओ। इसका एक अणु किससे मिलके बना हुआ है? सल्फर का एक एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम से। तो सल्फर का ध्यान रखो, परमाणु क्रमांक होता है 16, द्रव्यमान संख्या होती है 32। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 16, द्रव्यमान परमाणु क्रमांक होता है 8, और द्रव्यमान संख्या होती है 16। तो बताओ, तो सल्फर के एक एटम का मास कितना हो जाएगा? 32 एएमयू,
ऑक्सीजन के एक एटम का मास हो जाएगा 16 mu, दो का कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, तो 32 mu प्लस 32 mu कितना हो जाएगा 64 AMU, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए, पानी के आणविक द्रव्यमान, एक अणु के द्रव्यमान बताओ। तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान है 16 AMU, अभी मैंने बताया। हाइड्रोजन का है 1, तो 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, तो 2 + 16 18 AMU, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये सारी आप लोगों की वही है, कुछ अलग नहीं है। बाकी अभी आप लोग इन सबका है ना, जैसे कैल्शियम क्लोराइड का क्या होगा, तो क्लोरीन का एवरेज होता है 35.5, ध्यान रखो, क्योंकि दो अवस्था में पाया जाता है, तो एवरेज होता है 35.5, अभी अपने निकाला था। तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 36 × 2 72, और कैल्शियम का तो 40, तो 40 + 72 कितना हो जाएगा 112, 40 + 72 कितना हो गया 112, ऑप्शन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड में यहां पर जो क्लोरीन जुड़ा होता है वो कौन सा वाला जुड़ा होता है, कौन सा वाला जुड़ा होता है, जो अपना जो 75% पाया जाता है, ये वाला 35 वाला। कहाँ हो गया? ये कैल्शियम क्लोराइड का देखो, 2 आइसोटोप पाए जाते हैं, एवरेज इसका हो गया 35.5, लेकिन इसमें इकहत्तर होगा ना, तो 35.5 × 2 प्लस कैल्शियम का तो 40, 71 + 40 होना चाहिए, 111 AMU आ गया ना, ऑप्शन नंबर बी। पहले क्या गलती कर दी थी अपन ने? ठीक है, किसी तत्व का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना करी जाती है? देखो, जैसे मान लो आपने बोल दिया सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है 23 AMU, तो 1 AMU हमने किसको माना है? कार्बन के एटम के मास का 12वां भाग। तो कहीं ना कहीं आप लोग कार्बन के एटम के मास से इसका कंपेयर कर रहे हो ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ऐसे ही आपके बाकी क्वेश्चन है। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था? देखिए, जे थॉमसन साहब ने जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट करा था ना, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो ध्यान रखना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो था वो जे थॉमसन साहब के द्वारा किया गया था। यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, हम लोग केमिकल रिएक्शन वाला जो चैप्टर है ना, उसमें आएगा। गलती से लग गया एक क्वेश्चन यहां पर, ठीक है। चलिए, आया मजा? अब कल हम लोग देखेंगे एटम आपस में जुड़ते कैसे हैं, उनके बीच में बॉन्ड कैसे बनते हैं। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।